Hey guys, welcome back to Academile Online. This is Raj and today we are studying exercise 3.3 प्रैक्टिस सेट 3.3 पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके पहले कुछ बेसिक्स है उस एक्सरसाइज पे बेस्ड, उसको हम पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोस्टली अबाउट आर्क ऑफ सर्कल। सो आर्क ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं। क्या होता है आर्क ऑफ सर्कल? आपको पता है एक सर्कल की जो बाउंड्री होती है, लाइक द पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड ऑन द सर्कमफेरेंस, या फिर हम कहें कि सर्कमफेरेंस क्या है, तो इट इज़ सेट ऑफ पॉइंट विच इज़ set of point and each point on this set is equidistant from the center। तो वो इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। समझ में आया? सर्कमफेरेंस इसको बोलते हैं। और सर्कमफेरेंस को अगर हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे अलग अलग कर दें, जैसे ए बी एक पार्ट है, बी सी एक पार्ट है, सी डी एक पार्ट है, या ए डी भी एक पार्ट है, सो दे आर नोन एज आर्क ऑफ सर्कल। सो क्या कहते हैं हम? आर्क ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब ये आर्क ऑफ सर्कल का सम कितना आएगा अगर मैं सारे आर्क का सम करूँ? ठीक है ना, आई एम लर्निंग, ये तो किसके बारे में बात हुआ? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री ओनली। बट हर एक आर्क का जो होता है ना, लेंथ भी होता है और एंगुलर मेजर भी होता है। मैंने क्या बताया? अगर आप इसके लेंथ को ऐड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट सर्कमफेरेंस। वॉट एवर इज द सर्कमफेरेंस, इसका जो भी लेंथ रहेगा टोटल लेंथ उसमें डिवाइड हो गया। बट एक तरीका और होता है, ठीक है, इसको लेंथ ऑफ आर्क अब हम ऐड नहीं करेंगे। अब हम क्या ऐड करेंगे? उसका डिग्री मेजर। हर एक आर्क का डिग्री मेजर भी होता है और वो डिग्री मेजर जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल को इक्वल होता है। सेंट्रल एंगल क्या होता है अभी मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ ये चीज़। इसको पहले मैं हटा देता हूँ, एक मिनट रुको, इसको हटा के साइड में कर देते हैं। वी डोंट नीड दिस, विल नीड दिस आफ्टरवर्ड। इसको मिडल में लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने बताया कि आर्क्स जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं सर्कल के आर्क्स। अगर ये सर्कल के आर्क्स है तो इनका लेंथ मेजर करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस। अगर मैं इसका जो एंगुलर मेजर होता है, हर आर्क का एक एंगुलर मेजर होता है। मैंने बताया आपको क्या होता है? एक तो लेंथ होता है आर्क का और दूसरा होता है एंगुलर मेजर। अगर आप ये आर्क्स जो हैं इसका मेजर कितना आएगा वो डिपेंड करता है कि अगर जब इस आर्क को हम सेंटर से टच करेंगे, जब हम किससे टच करेंगे, ये आर्क के सामने हम लोग करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल बनाएंगे। इसको सेंट्रल एंगल, जो एंगल सेंटर पे बनता है उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं हम। ठीक है, ये आर्क के सामने जो सेंट्रल एंगल है तो हम उसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। अगर ये आर्क BC है, मैं बोलूँगा BC का करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल क्या है, तो आप बोलोगे BOC। क्या कहोगे आप? BOC। आप कहोगे BOC इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू आर्क BC। तो एक बात याद रख लो, दिमाग में रख लो, द सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग आर्क। मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, मेजर ऑफ आर्क। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ कि मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू मेजर आर्क BC। समझ में आया? तो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, उसी तरह से हम लिख सकते हैं इसके बारे में, BOA के बारे में, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं COD के बारे में और फिर AOD के बारे में। अभी हमें 4 सेंट्रल एंगल्स मिले, दिख रहे हैं ना 4 सेंट्रल एंगल, BOC, AOB, AOD और फिर COD। ऐसे 4 एंगल दिख रहे हैं। अगर इन 4 एंगल्स को आप सम करोगे तो कितना आएगा? बिकॉज एक सर्कल का चारों या जितने भी एंगल उसमें होंगे उसका टोटल एंगल जो होता है दैट इज 360। अब ये सर्कल 4 आर्क्स एंगल्स में डिवाइडेड है तो चारों एंगल का सम कितना आएगा? 360 डिग्री। उसी तरह से सम ऑफ आर्क्स ऑफ ए सर्कल, अब अगर आप ऐसा लोगे मेजर आर्क AB, मेजर आर्क BC, मेजर आर्क CD, मेजर आर्क AD, तो आपको क्या आएगा? 360। अंडरस्टूड? तो एक चीज और यहाँ पे समझ लो कि सम ऑफ ऑल central angles, sum of all central angles is of a circle, correct? Central angle of a circle is equal to 360। कितना आएगा? 360। उसी तरह से अगर मैं थोड़ा इसको हटाया था, एक मिनट रुको, उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल
इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दोनों याद रख लो, सारे सेंट्रल एंगल का भी सम कितना होता है 360 और सारे आर्क का भी सम कितना होता है 360। ठीक है, तो तुमको सेंट्रल एंगल मैंने बता दिया। यहाँ पर सेंट्रल एंगल क्या होता है, जो एंगल सेंटर पे बनता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। जो एंगल किसी सर्कल में अगर कोई एंगल सेंटर पे बन रहा है उसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, अगर कोई एंगल सपोज ये सर्कल है, अगर कोई एंगल आर्क पे बन रहा है उसको हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। समझ में आया? इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड एंगल, सॉरी मैंने गलती सर्कल बोल दिया। तो इस एंगल क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल। ये एंगल किस में इंस्क्राइब्ड है, एक आर्क में इंस्क्राइब्ड है। वो आर्क कहाँ से कहाँ तक है, ए बी सी। ठीक है, ये सबटेंडेड किस पे है, ए डी सी पे। जो पीछे रहेगा उसको इंस्क्राइब्ड बोलते हैं, जो सामने रहेगा उसको सबटेंडेड बोलते हैं। ठीक है, तो किस में कौन सी, ये एंगल ए बी सी किस पे सबटेंडेड है और किस पे इंस्क्राइब्ड है, समझ में आया? तो ये चीज़ को ध्यान में रख लो। ठीक है, इसको कहते हैं हम आर्क, आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एनो हटा देता। अभी और दो थ्योरम है जिसको हमको पढ़ना है, अभी और दो थ्योरम जिसको हमको पढ़ना है। ये देखो ये वाली चीज़, अच्छा ये खुला है, देखो दो थ्योरम्स है हमारे पास यहाँ पे, दो थ्योरम्स है। दोनों थ्योरम्स क्या बात कर रहे हैं, पहला थ्योरम क्या बोल रहा है, द कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क। देखो कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, सपोज ये दोनों आर्क इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी सी। क्या बताया मैंने, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी सी। तो उसने बोला है कि कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, आर्क पहले से बता दिया कॉन्ग्रुएंट है, आर्क पहले से बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी सर्कल में दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है, यानी आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी सी, देयरफॉर कॉर्ड ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड बी सी। तो ये थ्योरम सेटिस्फाइड हो गया। क्या बोल रहा है, द कॉर्ड्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, द कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये क्या कह रहा है, अगर किसी सर्कल में दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सामने वाला यानी उसको करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड रहेगा वो भी इक्वल आ जाएगा। तो मैं ऐसे शॉर्ट में बोल सकता हूं, इफ आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी सी, देन कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड बी सी। ये क्लियर हो गया? मतलब अगर किसी सर्कल में दो आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड रहेंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। अभी क्या बोल रहा है वो सेकेंड वाले थ्योरम में, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब उसका उल्टा, पहले हमें क्या बताया गया था कि अगर आर्क ए बी आर्क बी सी को कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड ए बी कॉर्ड बी सी को कॉन्ग्रुएंट होगा। यहां पर उल्टा है। यहां पर क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है कि अगर किसी सर्कल में, क्या थ्योरम है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इस टाइम क्या बोल रहा है वो कॉर्ड्स, अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट आएंगे। इसलिए यहां पे लिखा गया है करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये आर्क भी कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम आपने यहाँ पे सीखा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते। वाई बोथ ऑफ यू सिटिंग, यू कैन सी ओनली माई बैक, गो देयर, उतना जगह है वहाँ पर, सामने बैठो। ठीक है, सो दिस वर द टू थ्योरम्स। अब इसके आगे जाते हैं और हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट पेज पे। सो दिस इज एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमको दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बताया गया कि एक सर्कल है, ठीक है, वो सर्कल में अलग अलग आर्क्स हैं, डी है, ई एफ है, जी एफ है और फिर डी जी भी है, इतने आर्क्स है। उसके सेंट्रल एंगल्स भी है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन से सेंट्रल एंगल्स है? ECF is equal to 70 डिग्री और मेजर आर्क DGF is equal to 200 डिग्री। मतलब कौन सा दिया तुमको? ये दिया हुआ है जो एक एंगल है, और एक क्या दिया गया, एक आर्क दिया गया है। कौन सा आर्क दिया गया? DGF। DGF ये दिया गया है। और तुमको क्या निकालने को कहा गया है? हम लोग को आर्क DE और DEF निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो क्या बताया गया है कि एक सर्कल है, इसमें से हमको दो वैल्यू दिया गया है। एक तो सेंट्रल एंगल ECF दिया गया है और दूसरा एक आर्क दिया गया है, मेजर आर्क DGF।
DGF, ये पूरे का जो आर्क का मेजर है, मेजर आर्क DGF इज इक्वल टू 200 डिग्री। तो ये पूरे आर्क का मेजर जो है 200 डिग्री है। तो एक तो हमको ये सेंट्रल एंगल और ये आर्क दिया गया है, और हमको बोला गया कि आप क्या निकालो, आर्क DE निकालो और आर्क DEF ये पूरा भी निकालो। हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो पहले हम यहाँ पर ध्यान देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा मेजर एंगल ECF is equal to 70 डिग्री। जस्ट पॉज इट, लेट मी सी यूज दैट। सो आई वाज, तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे दिया गया है कि मेजर एंगल ECF इज 70 डिग्री। क्या है? 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री दिया है। तो अगर कोई सेंट्रल एंगल 70 डिग्री होगा तो उसके सामने का आर्क भी कितना होगा? 70 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर मेजर आर्क EF इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री। ये दो चीज़ मुझे मालूम पड़ गई कि EC मेजर आर्क EF भी क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। दूसरी चीज़ मुझे क्या दी गई है कि DGF, आर्क DGF, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर मेजर आर्क DGF इज गिवन टू बी 200 डिग्री। ठीक है, मेजर आर्क DGF कितना हो गया? 200 डिग्री। एक चीज़ अभी देखो, मुझे दो आर्क मालूम पड़ गया। मैंने आपको क्या बताया है कि सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसमें कितने आर्क्स हैं? 1, 2 और एक बड़ा वाला 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ, why she is outside, why she... So I said measure arc DGF is 200 डिग्री। मैंने ये कहा कि मैंने अभी आपको बताया कि sum of all arcs is equal to 360 डिग्री। तो मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ पे 3 आर्क्स हैं। तो एक है मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क B, पहले EF लिखो, EF, फिर है प्लस मेजर आर्क DGF। इन तीनों को प्लस किया तो मुझे आएगा 360। अच्छा, इन तीनों में से मुझे दो वैल्यूज़ पता है। ये देखो, मुझे पता है मेजर आर्क CEF, क्या मेजर आर्क EF है? यार C इसके साथ है, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है। एक मिनट ना, ये CEF दिख रहा है तो इसको मैं लिख देता हूँ ये यहाँ पर, दिस इज मेजर आर्क EF। तो मुझे EF पता है और आर्क DGF जो है ना, ये देखो DGF, ये मुझे पता है। मुझे सिर्फ ये नहीं पता है, DE नहीं पता है, वो मैं निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF कितना है? 70 डिग्री प्लस मेजर आर्क DGF कितना है? 200 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 200 प्लस 70, 270। उसको इस तरफ लिया तो 360 माइनस 270। अगर माइनस किया 360 में से 270 तो कितना बचा? 90 डिग्री है ना। 360 माइनस 270, उधर 60 बचा, इधर 30 बचा। 60 प्लस 30 90, सो 90 डिग्री। कितना आ गया आर्क DE? 90। तो आई गॉट वन ऑफ द वैल्यूज, मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 90 डिग्री। सो आई गॉट वन ऑफ द आंसर्स। अब मुझे निकालना मेजर आर्क DEF। तो हमें पता है सम ऑफ आर्क के का टर्म्स मुझे पता है। हम लोग यहाँ पे लेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ आर्क्स। हम लोग आर्क को सम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेजर आर्क, व्हाट इज दैट, DE प्लस मेजर आर्क EF। ये दोनों को प्लस किया तो हमको मिलेगा मेजर आर्क DEF। क्या आ जाएगा? DEF। और ये दोनों भी मुझे पता है, ये दोनों मुझे पता है। DE कितना बेटा निकाला हम लोगों ने? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 90 डिग्री प्लस EF कितना है पहले से मालूम है, 70 डिग्री इज इक्वल टू मेजर आर्क DEF। तो मुझे फाइनली आ जाएगा मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू 160 डिग्री। 90 प्लस 70 कितना होता है? 160 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू 160। यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू 160 डिग्री। दैट्स योर सेकेंड आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन लाइक प्रूव द थिंग्स दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ मेजर आर्क। DE भी निकाल लिया और DEF भी निकाल लिया। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम।
तो राइट, टीच यू द सेकेंड प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.3। आपको एक प्रॉपर्टी बतानी थी सर्कल का, ठीक है। इसमें क्या है देखो, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो एक सेंट्रल एंगल है POQ, इसको क्या कहते हैं POQ, सेंट्रल एंगल POQ। और मैंने आपको ये बताया कि जितना सेंट्रल एंगल का मेजर रहेगा, सपोज मेजर एंगल POQ, सपोज ये है 60 डिग्री, ऐसा मान लो, ठीक है। मेजर एंगल POQ 60 डिग्री है, तो मैंने आपको ये बताया था कि उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क रहेगा, यानी मेजर आर्क, जस्ट अ सेकेंड, मेजर आर्क PQ वो भी 60 डिग्री होगा। मैंने बताया था कि कोई भी आर्क जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल को इक्वल होता है, ठीक है। एनी आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। अच्छा, ये तो पता चल गया, बट व्हाट अबाउट दिस एंगल विच इज मेड और इंस्क्राइब्ड इन द सर्कमफरेंस के एक आर्क पे, यानी बैक साइड में जो है इस एंगल के, सेंट्रल एंगल के पीछे बनाया गया है और किसके ऊपर, सर्कमफरेंस के ऊपर बनाया गया है। तो ऐसे एंगल का मेजर क्या होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो पीछे वाला एंगल है, यानी PRQ जो है, वो भी इसी आर्क में सबटेंडेड है, वो भी इसी आर्क में सबटेंडेड है। मतलब इस आर्क में दो एंगल है, एक तो है POQ जो कि सेंटर पे बना हुआ है, और दूसरा जो है सर्कमफरेंस पे बना हुआ है। तो इसमें एक रिलेशन होता है, ठीक है। यानी क्या रिलेशन होता है कि मेजर एंगल PRQ जो कि कहाँ बना हुआ है, सर्कमफरेंस पे, इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल यानी POQ। और हमें क्या मतलब पता है कि अगर ये सेंट्रल एंगल का हाफ होगा तो ये सामने वाले आर्क का भी हाफ होगा, तो हाफ ऑफ मेजर आर्क PQ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको आपको याद रखना है कि, लेकिन आपको याद रखो कि ऐसा नहीं कि कोई एंगल यहाँ पे ऐसे बना हुआ है तो वो भी इसको इक्वल आ जाएगा, मतलब इसका हाफ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो इसी आर्क में होना चाहिए, और चाहे जहाँ पे हो तो भी चलेगा, कहीं पे भी हो, खाली वो क्या होना चाहिए, इस आर्क में ही होना चाहिए, इसी आर्क में सबटेंडेड होना चाहिए। अगर सपोज मैंने एक और एंगल बना लिया जो पीछे साइड है और वो कहीं पे यहाँ पे जा रहा है, देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो भी ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल को इक्वल आएगा, और ये वाला एंगल जो है सेंट्रल एंगल का हाफ आएगा। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 30 आएगा, ये भी 30 आएगा। सपोज मैंने एक और आर्क एंगल बना दिया इसी आर्क पे, सपोज यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपको इस आर्क में, मैंने ये प्रॉपर्टी आपको पहले बताई हुई है कि एक आर्क में बनाए हुए कितने भी एंगल, चाहे जितने एंगल आप बना लो, मेक एनी नंबर ऑफ एंगल्स यू वांट, यू आर गोइंग टू गेट देयर मेजर्स इक्वल। मतलब ये तीनों एंगल का मेजर इक्वल होगा, और ये तीनों एंगल सेंट्रल एंगल के भी हाफ होंगे, और ये तीनों एंगल जो है वो आर्क के भी, करस्पॉन्डिंग आर्क के भी हाफ होंगे। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड मेरा सेकेंड क्वेश्चन है जिसको मैं आपको भी समझाऊंगा। तो ये ट्राइंगल QRS, यहाँ पर क्या बताया गया इस क्वेश्चन में कि ट्राइंगल QRS एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया था जो मैंने बनाया नहीं यहाँ पर, अभी मैं बना देता हूँ पहले वो। दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है, और इसमें जो है एक ट्राइंगल बना हुआ है, और वो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल है। सो लेट अस नेम दिस, क्या नाम दिया था इसका, QRS। ये Q है, ये R है, ये S दिया हुआ है। हमें बताया गया कि इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले तो ये हमें पता चल गया कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। मतलब एंगल RQS 60 डिग्री, QSR 60 डिग्री और QRS भी 60 डिग्री आएगा। और मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि ये एंगल किस पे बना हुआ है, सर्कमफरेंस पे बना हुआ है, तो ये सामने वाले आर्क का हाफ आएगा। ये समझ लो दो चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बोला गया, यहाँ पर बताया गया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है QRS। हमें प्रूव करना है कि आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS। ये देखो QS सर्कल वाला, और उसके बाद आर्क QR, ये तीनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये तीनों, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो उनके तीनों साइड्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। देयरफॉर साइड QR is congruent to side RS is congruent to side QS। ठीक है, तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट आ गए, यानी QR is congruent to RS is congruent to QS। अगर ये तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, मैंने आपको अभी बताया
ये जो साइड्स हैं इसके वो इस सर्कल में कॉर्ड का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ये सर्कल में ये तीनों साइड जो है, क्यू आर भी कॉर्ड है इसका, इस सर्कल का, क्योंकि ये दो पॉइंट पे टच कर रहा है। आर एस भी इस सर्कल का कॉर्ड है और क्यू एस भी इस सर्कल का कॉर्ड है। तीनों साइड तीन कॉर्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। और मैंने अभी एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स इन ए सर्कल corresponding arcs to congruent chords are equal। मतलब अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स या तीन कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने वाले आर्क भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर ये तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है या ये तीनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सामने के आर्क, क्यू आर के सामने का क्यू आर ये है, इसके सामने का आर्क क्या है? क्यू आर। तो आर क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस के सामने का कौन सा ये है? आर एस। तो हम लिखेंगे आर्क आर एस। और साइड क्यू एस के सामने का आर्क कौन सा है? क्यू एस, ठीक है, आर्क क्यू एस, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया, हमको यही बताया कि आप इसको प्रूव करो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, हमने ये प्रूव कर दिया। बाद में क्या बोला है उसने कि ये भी प्रूव करो कि मेजर आर क्यू आर एस, क्यू आर एस इसमें दो आर्क हैं तो उसका मेजर क्या होगा। तो पहले हम इंडिविजुअल आर्क का मेजर निकाल लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे मुझे क्यू आर का मेजर चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई एंगल सेंटर पे सर्कमफेरेंस पे बना हुआ है तो उसके सामने का आर्क, मान लो मैं क्यू एस आर की बात कर रहा हूँ, इसके सामने का आर्क का नाम क्या? क्यू आर। वो इस एंगल का ट्वाइस होगा। क्या होगा? तो पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि एंगल क्यू एस आर कितना है। तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे लिखूंगा I will write down measure angle Q, measure angle R and measure angle S। ये नीचे यहाँ पर इक्वल टू दिखा रहे हैं हम, ठीक है। इज इक्वल टू 60 डिग्री, तीनों भी कितना है? 60 डिग्री। तो अगर S 60 डिग्री है तो उसके सामने का आर्क उसका ट्वाइस आएगा, डबल आएगा। मैंने बताया था अभी आपको, ये एंगल का डबल ये वाला आर्क होता है, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल नहीं है। ये कौन सा एंगल है? कहाँ पे बना हुआ है? सर्कमफेरेंस पे बना हुआ है। तो ये एंगल जो होता है इसका हाफ होता है। अगर ये एंगल आर्क का हाफ है तो आर्क इसका क्या है? ट्वाइस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर मेजर, अभी मुझे दो आर्क की जरूरत है। अगर मुझे क्यू आर एस चाहिए तो दो आर्क चाहिए, तो क्यू आर चाहिए और आर एस चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेजर आर क्यू आर। पहले बताओ, तो मेजर आर क्यू आर जो आएगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल एस। अगर मैं क्यू आर की बात कर रहा हूं तो मेजर एंगल एस का 2 टाइम्स होगा। तो मेजर एंगल एस कितना है? 60 है। तो मैं यहां लिखूंगा 2 इंटू 60 यानी 120 डिग्री। कितना आएगा? 120। आगे बढ़ते बच्चों, ये आ गया मेजर आर्क क्यू आर, ठीक है। अब क्यू आर हो गया, उसके बाद हमको क्या चाहिए? मेजर आर्क आर एस। आर एस भी चाहिए ना, क्योंकि मुझे मेजर आर्क क्यू आर एस निकालना है। उसी तरह से हम लिखेंगे सिमिलरली, इसको बोलते हैं सिमिलरली का साइन। उसी तरह से मेजर एंगल आर्क, मेजर आर्क आर एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल कौन सा अभी? क्यू, ठीक है। तो 2 टाइम्स 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। अब मुझे पूछा गया है कि मेजर आर्क क्यू आर एस निकालो या प्रूव करो कि वो 240 है। तो मेजर आर्क क्या नाम है उसका? क्यू आर एस is made up of measure arc QR plus measure arc RS which is equal to 120 degree plus 120 degree is equal to 240 degree। तो ये वाला प्रूव हो गया कि measure arc QRS is equal to 240 degree। I can write down here measure arc QRS is equal to 240 degree and let's make box out of it, ठीक है। ये देखो ऐसे हमने इसको प्रूव कर दिया। अब आएगा थर्ड क्वेश्चन, इसको बोलने के पहले। सो नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स 2, ठीक है। चलो तो हाँ, ये नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं इसको, 1 मिनट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे, यहाँ पे, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन हमको क्या बोला गया है कि सिर्फ छोटा सा गिवन दिया गया है कि कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी।
हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था शुरुआत में कि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। आर्क्स अपोजिट टू करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्वल। आर्क्स अपोजिट टू या अपोजिट टू करस्पॉन्डिंग इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर दो आर्क्स है यहाँ पर ए बी और बी सी, ए बी और सी डी, देखो ए बी कहाँ से कहाँ तक है, देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये ए बी है और सी डी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी और सी डी को प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है, बहुत आसानी से कर देंगे। सॉरी, अच्छा हमको प्रूव करना है कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी, बट हमको मिल क्या रहा है यहाँ से, अगर कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी को कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। मैंने बताया था ये बात। चलो प्रूव करते हैं इसको, हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। अगर ये कॉर्ड ए बी इस कॉर्ड सी डी को कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी के करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, ए सी बी। क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आर्क ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी बी डी। आर्क सी बी डी, मैंने बताया था कि अगर कोई कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो उसके सामने के आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो मुझे ये मिल गया। तो हमें क्या मालूम पड़ा, आर्क ए सी बी और सी बी डी भी कॉन्ग्रुएंट आएंगे। देखो ए सी बी इधर है, सी बी डी यहाँ पर है। दोनों आर्क में ना एक चीज़ कॉमन है। क्या है, कौन सा पार्ट कॉमन है, सी बी। देखो आर्क जब आप ए सी बी लेते हैं उसमें भी सी बी आ रहा है, और जब आर्क आप सी बी डी ले रहे हैं उसमें भी सी बी आ रहा है। तो ये जो कॉमन पार्ट है इसको हम निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर्क ए सी बी माइनस आर्क बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ऐसे रहेगा, ठीक है। इसको हम इक्वल टू में ला सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आप इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, तो हम इसको लिख देंगे इक्वल टू, वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ विल राइट डाउन आर्क सी बी डी माइनस आर्क बी सी, ठीक है। आर्क बी सी ऐसे आ जाएगा। आर्क ए सी बी माइनस बी सी कर दो। ये देखो ये पूरा ए सी बी है, इसमें से आपने अगर बी सी निकाल दिया तो क्या बचा आपके पास, ए सी बी में से अगर बी सी चला गया तो ए सी बचा। तो यहाँ पर मेरे पास बचा आर्क ए सी इज इक्वल टू आर्क, यहाँ पे से अगर आपने सी बी डी में से बी सी निकाल दिया तो क्या बचा, बी डी। ये इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी आएगा। देयरफॉर आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो हो गया। सो वी आर डन विद एक्सरसाइज, कौन सा था ये, 3.3। We will start with exercise 3.4 and finish this chapter, which was most difficult chapter of geometry. So आप इसको pause करके देख सकते हैं, और फिर इसको अगर कहीं डाउट है तो you can ask me in